गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने क्या निकाला था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई होप सो कि आप सबने अच्छे से सीखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन 25 अनरियलाइज्ड रेंट, जो कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है, एडजस्ट फ्रॉम एक्चुअल रेंट टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। यानी कि इसको क्या किया जाता है, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट को क्या करते हैं, हम डिडक्ट करते हैं, लेस करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 रूल्स को फॉलो करना होगा। कितने रूल्स को, 4 रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है हमारा बोनाफाइड। क्या है, बोनाफाइड। ये 4 रूल्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्या, बोनाफाइड। जो टेनेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। टेनेंट का मतलब जो असेसी है, ओनर है, उसने जो अपनी प्रॉपर्टी है आगे किसको रेंट पे दी है, वो क्या कहलाता है, टेनेंट कहलाता है, किराएदार जिसको हम बोलते हैं। तो किराएदार आपको क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसको आपने जो प्रॉपर्टी है गुड फेथ में दी हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि वहाँ वो आपको लेके भाग जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, कैश में उससे क्या ले लेते हैं, अपने टेनेंट से किराया ले लेते हैं और बाद में असेसिंग ऑफिसर को दिखा देते हैं कि देखो हमारा टेनेंट ने तो डिफॉल्ट किया, हमें किराया दिया ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपने अपने असेसिंग ऑफिसर को है, जो है ना प्रॉपर्टी जो अपने टेनेंट को जो प्रॉपर्टी है वो क्या दी हुई होनी चाहिए, गुड फेथ में दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टेनेंट क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। सेकेंड केस है हमारा डिफॉल्टेड टेनेंट हैज वेकेंट और स्टेप्स टेकन टू वेकेंट। यानी कि जो आपका टेनेंट है जिसने आपको किराया नहीं दिया है, उससे किराया वसूल करने के लिए आपने क्या किया हो, कुछ स्टेप्स लिए हो, कुछ कार्यवाही की हो। ठीक है, कुछ उससे किराया वसूल करने के लिए कुछ आपने स्टेप्स लिए हो। ठीक है, तो डिफॉल्टेड टेनेंट हैज वेकेंट और स्टेप्स टेकन टू वेकेंट। ठीक है, थर्ड हमारा आता है सच टेनेंट इज नॉट लिविंग इन अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जो टेनेंट है आपका किराया तो पहले से नहीं दे रहा है, उधर से आपने क्या किया, उससे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी और रेंट पे दे दी। क्या किया, अपनी दूसरी प्रॉपर्टी और रेंट पे दे दी। तो ये क्या है, ये सही नहीं है ना, क्योंकि वो पहले ही आपको रेंट नहीं दे रहा है और आपने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी और क्या कर दी, उसको रेंट पे दे दी। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आप कोई ना कोई डिफॉल्ट कर रहे हो। ठीक है, सच टेनेंट इज नॉट लिविंग इन अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। असेसी की वो प्रॉपर्टी में, किसी दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है लीगल प्रोसीडिंग स्टार्टेड फॉर रिकवरी और legal proceeding started for recovery or assessing officer is satisfied the legal proceeding are useless। ये क्या कह रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये जो टेनेंट है ना, उससे हमें क्या करना है, रेंट रिसीव करना है। यानी कि उस रेंट को रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, आपने लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी होनी चाहिए। यानी कि टेनेंट से आपको किराया लेने के लिए आपने क्या की होनी चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी होनी चाहिए। यदि नहीं की है तो आपको क्या करना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि आपने लीगल प्रोसीडिंग क्यों नहीं की, विद प्रूफ, जेन्युइन एविडेंस और क्या रीजन। क्या करना पड़ेगा आपको, उसको प्रूफ देने पड़ेंगे, उसको रीजन देना पड़ेगा कि आपने लीगल प्रोसीडिंग नहीं की है। और यदि आप लीगल प्रोसीडिंग करते भी तो वो आपके लिए क्या होती, यूजलेस होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट के 4 रूल्स हैं। फर्स्ट है अनरियलाइज्ड रेंट में क्या जो है, आपका टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, डिफॉल्ट टेनेंट हैज वेकेंट और स्टेप्स टेकन टू वेकेंट, यानी कि आपने किराया वसूल करने के लिए क्या किया होना चाहिए, कुछ स्टेप्स लिए होने चाहिए। टेनेंट को असेसी ने दूसरी प्रॉपर्टी नहीं दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग आपने की हुई होनी चाहिए। देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं इसका। ठीक है, ए हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड अप टू 31 मई ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 जून। इट इज लेट आउट रेंट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, एक हाउस है जो 31 मई तक तो क्या रहा है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1
अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक तो वो क्या रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यानी कि अप्रैल और मई 2 मंथ्स हो गए, वो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड हो गया। अब वो क्या कर रहा है, फ्रॉम 1 जून इट इज लेट आउट मंथली रेंट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर इट रिमेन्स वेकेंट। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का ये जो 1 मंथ का जो टाइम है वो वेकेंट पीरियड है। क्या है, वेकेंट पीरियड। यानी कि वो घर जो है 1 जून से लेकर 31 नवंबर तक तो वो क्या है, रेंट पे रहा है, ठीक है, लेट आउट रहा है। और 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वो टाइमिंग पीरियड क्या था हमारा, वेकेंट का था, वेकेंट का था। ये देखो आप यहाँ पे लिख लो इसको, 31 नवंबर तक वो हमारा घर क्या रहा है, वो लेट आउट का रहा है, ठीक है। जैसे 31 नवंबर कंप्लीट हो जाती है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा घर क्या रहता है, वो वेकेंट रहता है, ठीक है। यानी कि अब देखिए 1 जून से हमारा घर स्टार्ट हुआ था लेट आउट के लिए, अब 1 जून से लेकर 31 नवंबर तक आपका टाइम पीरियड कितना हुआ, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 6 मंथ। 6 मंथ आपका घर क्या रहा, रेंट पे रहा। कितना रेंट था उसका, 30,000। ये देखिए 30,000, यानी कि 2 मंथ्स आपका लेट सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड हो गया, ठीक है, और 30,000 आपका लेट आउट पीरियड हो गया। उसके बाद 1 महीने का हो गया आपका वेकेंट पीरियड। अब देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, अगेन लेट आउट। अब यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वो घर वेकेंट रहने के बाद दोबारा क्या हो जाता है, 1 जनवरी से वो क्या कहता है, लेट किया जाता है। मंथली रेंट उसका क्या है, 45,000। लेट आउट कब तक रहेगा, वो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब तक चलेगा, 31 मार्च तक ही चलेगा ना। 31 मार्च यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपका कितना टाइम हुआ, 3 मंथ्स हुए ना, 3 मंथ्स। यानी कि और वो कितना लेट आउट हुआ, कितने रुपीज़ में लेट आउट हुआ, 45,000। यानी कि 45,000। अब देखिए 45,000 आपको क्या निकालनी है, ग्रोस एनुअल वैल्यू इफ एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रुपीज़। यानी कि आपको यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट बताया गया, यदि आपका ए केस में 3 लाख होता और बी केस में यदि आपको 6 लाख होता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता रही हूँ, देखिए मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट में आपको बताया एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय लेट आउट और प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का पीरियड दिया गया है, ठीक है। अब हमारा लेट आउट तो देखिए 31 मई के बाद 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारा ये लेट आउट रहा है, कब तक, 31 नवंबर तक, ठीक है। 1 जून 6 मंथ्स तो ये हो गए हमारे, ठीक है। और आगे लेट आउट का पीरियड 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। 3 मंथ्स ये हो गए। देखो मैं अंडर राउंड इसको अपने मार्क में ले रही हूँ, और 6 मंथ ये हो गए, 3 मंथ्स ये हो गए, 6 मंथ ये हो गए, 3 मंथ्स ये हो गए, ठीक है, प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, 11 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। आया समझ में। अब ये देखो, ये दे रखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने आपको बताया 2 मंथ्स का है, ठीक है, ये देखो 2 मंथ्स का, और लेट आउट हमारा 6 मंथ ये रहा है, 3 मंथ्स ये रहा है, यानी कि 9 मंथ्स हो गए। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट में हम ये शामिल करते हैं, देखो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट में हम ये शामिल करते हैं। 11 मंथ्स का हमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, वेकेंट पीरियड हमारा 1 मंथ्स का है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल रेंट हमें निकालना, एक्चुअल रेंट लेट आउट रहा होगा वही पीरियड लेंगे ना हम। एक्चुअल रेंट यानी कि 30,000 यहाँ दिया हुआ, यानी कि 6 मंथ्स तो हमारा एक्चुअल रेंट ये आ गया, ठीक है। और 45,000 लेट आउट 3 मंथ्स यहाँ पे रहा है, तो कितना आ गया 180,000, और ये 1,35,000, 3,50,000 हमारा ये निकल कर आ गया, ठीक है, एक्चुअल रेंट। अब ये जो एक्चुअल रेंट निकल कर आया है, इसको हमें किससे कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट आपको फर्स्ट केस में कितना दिया है, यदि आपका 3 लाख है, सेकंड केस में 6 लाख है। 3 लाख है तो हमें क्या करना है, देखो एक्चुअल रेंट हमारा 3,15,000 है और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 3 लाख है।
अब एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। आई रिपीट अगेन, यदि आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा होता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होती है? यदि किसी को पता नहीं है तो जाकर देखो डायग्राम जो मैंने करवाया था। वैसे वो जो 2 लेक्चर मैं लगा चुकी हूँ, आपको उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिस बच्चे ने नहीं किया होगा वो नीचे कर लेना, ठीक है। एक्चुअल रेंट आपका ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट होगी, वो क्या होगी? 3,15,000, ठीक है। सेकेंड केस में एक्चुअल रेंट तो वही रहेगा हमारा 3,15,000, लेकिन अब इसने एक्सपेक्टेड रेंट चेंज कर दिया। कितना कर दिया इसने? 6 लाख। अब यहाँ हमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा। देख जाओ, और मैंने आपको बताया था दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना। अब हमारा यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट कम है एक्चुअल रेंट से, यानी कि हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि इज इट ड्यू टू वैकेंसी। अब इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, यानी कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड रेंट डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय लेट आउट पीरियड प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। लेट आउट कितना था? 9 मंथ्स था, ठीक है, प्लस 2 मंथ्स हमारा पर यहाँ पर क्या रहा था? सेल्फ ऑक्यूपाइड था। देखो मैं दिखाती हूँ डायग्राम में, ये देखो 2 मंथ्स तो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड था और 6 मंथ्स ये है, 6 मंथ ये हो गया और 3 मंथ्स ये हो गया, यानी कि टोटल हमारे क्या हो गए? 11 मंथ्स हो गए सेल्फ ऑक्यूपाइड को मिलाकर, ठीक है। 9 मंथ्स वो, 2 मंथ्स ये, तो हमारा प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल कर आ गया? 5,50,000। फर्स्ट स्टेप तो हमने निकाला प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। अब क्या ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है? सेकेंड स्टेप हमारा यही होगा। यदि प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है तो हम इसको क्या मान लेंगे? नॉट ड्यू टू वैकेंसी। क्या मानेंगे? नॉट ड्यू टू वैकेंसी। और इस केस में जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल कर आई होगी वो क्या रहेगी? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट हमारा ज़्यादा निकल कर आया तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? 5,50,000, ठीक है। फर्स्ट ऑल हमने क्या निकाला? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकाला। सेकंड, उसको हमने कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से। अब यदि एक्चुअल रेंट हमारा कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो हम क्या करेंगे? इसको मानकर चलेंगे कि नॉट ड्यू टू वैकेंसी है, ठीक है। अब नॉट ड्यू टू वैकेंसी है तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? वही जीएवी होगी, और इस केस में हमारी जीएवी क्या निकल कर आ रही है? 5,50,000।